हेलो दोस्तों, दिस साइड सी है राज। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा आज जीएसटी के अंदर जो कि हम पढ़ेंगे। जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। अभी तक हमने जो देखा वो देखा है कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल्स थे। ठीक है, सेक्शन 22 क्या बोलता है आपको मैंने समझाया भी था उस टाइम पे कि जो जीएसटी के अंदर आपको अप्लाई करना है वो बेसिकली दो टाइप के बंदे मिलेंगे आपको। ठीक है, नॉर्मली कौन से होंगे, अगर जीएसटी के अंदर यू हैव टू रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू गेट अ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या होंगे सर, एक तो पर्सन होगा रेगुलर, या तो रेगुलर स्कीम में आ जाए या फिर क्या ले ले, नॉट अ स्कीम, इट्स अ रेगुलर रेगुलर टैक्स पेयर बन जाए वो, या फिर वो हमारा कंपोजिशन स्कीम ले ले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो सर रेगुलर को हम बेसिकली कई बार नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम बोल लीजिए इसको। आप इसको रेगुलर बोलिए या फिर आप इसको नॉर्मल बोलिए। नॉर्मल टैक्स पेयर तब भी बात वही रहेगी, अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर बोलेंगे तब भी बात वही रहेगी। नाउ कम टू द पॉइंट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट लेके आई थी, किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, जो बेसिकली छोटे व्यापारी हैं उनके लिए। ठीक है, वैसे अगर जीएसटी के अंदर हम बात करें, जीएसटी के अंदर मैं देखने जाऊं तो क्या होगा सर, जीएसटी के अंदर जो सारे कॉम्प्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं रेगुलर या फिर नॉर्मल टैक्स पेयर को। ठीक है, दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है, रिपीट कर चुका हूँ पहले भी। और अगर मैं बात करूँ सर कंपोजिशन स्कीम की, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाते वक्त कुछ ध्यान रखा छोटे टैक्स पेयर्स का भी, कहीं इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आ जाए, या फिर ऐसा ना हो कि हमारे जीएसटी कॉम्प्लायंस लाने के बाद इनका जो बिजनेस है वो सफ़र करे। तो गवर्नमेंट ने इनको थोड़ा माइंड में रखा एंड इनके लिए कुछ रूल्स ऐसे बनाए दोस्तों जैसे इनको बिजनेस करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो जो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सब कुछ पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम के रिगार्डिंग। ओके, फॉर वी कैन से सिंपली से, इनको हम स्मॉल टैक्स पेयर्स भी बोल सकते हैं, इनको हम प्रिजेंटिव टैक्सेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इनको बोल लो आप फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लैट रेट होता है, जो टैक्स देना पड़ता है इनको फ्लैट रेट से देना पड़ता है। तो सर फ्लैट रेट से देना पड़ता है, इसका मतलब थोड़ा क्लियर कर दो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे रेगुलर में क्या होता है सर, मान लो आप एक गुड है, एक गुड्स है बेसिकली, लेट्स से पेन, एक गुड्स है लैपटॉप। ठीक है सर, इन डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट रेट होंगे जीएसटी के। गवर्नमेंट ने बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि सर पेन पे हम लेंगे 5%, लैपटॉप पे लेंगे 28%, कार पे लेंगे 28%, किसी और चीज़ पे मान लो गुड्स पे लेंगे हम 18%। तो वी हैव अ डिफरेंट कैटेगरी एज पर द गुड्स। ठीक है, तो जिस गुड्स में डील करोगे उस गुड्स के आपको रेट के अकॉर्डिंग वो रेट अपने कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा आपको जीएसटी का। नाउ अगर मैं बात करूं कंपोजिशन स्कीम की, तो सर गुड्स तो यहाँ भी होंगे, जाहिर सी बात है सर, ये भी बिजनेस करने बैठे हैं, तो गुड्स तो यहाँ भी होंगे डिफरेंट तरीके के। तो सर यहाँ पे क्या फिर रेट नहीं होंगे, यहाँ पर रेट एज पर गुड्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रेट एज पर गुड्स नहीं है। गवर्नमेंट ने इनको छोटे व्यापारी बोल के क्या बोल दिया कि तुम लोग ना एक फ्लैट रेट से अपने टर्नओवर का, फिर वर्ड सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटर। ओके, कि सर फ्लैट रेट से अपने टर्नओवर का आप 1% हमें पे कर दो। ठीक है, एक फिक्स रेट है, मान लो 1%, उसका जो भी आपका टर्नओवर होगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनिशियली ये इस पे समझो कि सर जो भी आपका टर्नओवर होगा, जो भी आपकी सेल होगी दोस्तों, उसका एक फ्लैट रेट है। ठीक है, मान लो 1% रेट है, तो वो टैक्स पे कर दो, खत्म। तो सर गुड्स चाहे कोई भी हो, चाहे मान लो गुड्स पे 28% लग रहा हो, किसी पे 18 लग रहा हो, किसी पे 12 लग रहा हो, किसी पे 5 लग रहा हो, और एक डीलर इन सभी में डील करता हो, तो कोई मतलब ही नहीं है इनको। इनको पहली बात तो गुड्स पे टैक्स लेना नहीं होता, दूसरा अपने टर्नओवर का ये परसेंटेज पे कर देंगे, तभी तो इनको बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर्स इनको बेनिफिट देने के लिए स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, तो सर क्या फिर ये सारे बंदे जो है 28% चार्ज कर रहे हैं, ये 15% चार्ज कर रहे हैं, मान लो 18 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, फिर सर ये भी वाली इस स्कीम में क्यों नहीं आते। जाहिर सी बात है सर, फैसिलिटी यहाँ पे 1% टैक्स पे करना पड़ता है। सर ये 1% भी एग्जाम्पल है, आपने ऐसी मतलब कोई पुख्ता बताया है, बेसिकली 1% जो है ये फिक्स रेट है। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें और भी एड ऑन करने वाला हूँ। तो सर फिर तो रेगुलर स्कीम वाले भी इसी में क्यों ना आ जाए, रेगुलर टैक्स पेयर भी इसमें क्यों ना आ जाए। देखो क्या होता है, स्कीम जो होती है ना वो कुछ एक सिलेक्टेड पर्संस के लिए होती है। आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में देखने जाओ तो कोई स्कीम निकलती है, ठीक है, वो क्या सबके लिए नहीं निकलती। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि एमआई ने स्कीम निकाली जो कि आज रात को 12 बजे तक फ़ोन खरीद लेगा उसके लिए। ठीक है,
ये नहीं कि सर मैं कल सुबह उठा तो स्कीम है कि नहीं है, वो सबके लिए स्कीम नहीं थी, ठीक है। जैसे मैं एक फ़ोन खरीदने गया तो उन्होंने कहा कि सर आपको अभी 8% का कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो। सोचो, ठीक है, तो अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा तो क्या होगा, वो 8% का मुझे कैशबैक मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है, वो स्कीम सबके लिए नहीं है, किसके लिए होगी, वह पर्सन होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, उनके लिए स्कीम है। तो सर इसी तरीके से यहाँ भी जो स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है ना, ये सबके लिए लेके नहीं आई। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एंड कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनमें फॉलो करते हो देन यू कैन ओनली ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। ओके, चलिए, तो होप ये बात तो क्लियर होगी कि सर हम कंपोजिशन स्कीम को बोल सकते हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर के लिए स्कीम आई थी एक, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे फ्लैट रेट से हमें टैक्स देना पड़ता है, या फिर वी कैन से स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शनल स्कीम भी, ऑप्शनल स्कीम। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये स्कीम कंपलसरी नहीं होती लेवी, बिकॉज ये स्कीम है, आपको ऑप्ट करना है, आपको लेना है तो लो, वरना जाने दो, ठीक है ना। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये स्कीम है तो कंपलसरी नहीं है कि आपको स्कीम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इस वाले स्कीम में रह सकते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर बन सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक फिर से। तो होपफुली मैं इंट्रो देने में ठीक रहा, आपको ये कुछ बातें माइंड में क्लियर हो गई कि जीएसटी के अंदर नाउ हमें एक गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखा है छोटे व्यापारियों के लिए, बाकी सबके लिए क्या होगा, हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर या फिर रेगुलर टैक्स पेयर के जो रूल्स होंगे वो फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर मैं सेक्शन बताऊं, सर दोनों में सेक्शन जो फॉलो करते हैं दोस्तों, वो 9(1) फॉलो करता है इसका, ठीक है। इसका क्या करता है सर, इसका सेक्शन 10 फॉलो करता है, ठीक है। तो जो हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पे आएगा, आपका सेक्शन 10 के अंदर आएगा, ठीक है। एंड रेगुलर टैक्स पेयर के रूल्स कहाँ पे लिखे होंगे सर, ऑलमोस्ट सारे आपके 9(1) के अंदर लिखे होंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ना होगा देन आई विल रेफर टू सेक्शन 10, ठीक है। आते हैं एक बार, तो टॉपिक हमारा क्या है, वो कंपोजिशन स्कीम, राइट। क्या है बोलते हैं सेक्शन इसको, मैंने कहा सर सेक्शन है इसका 10, सेक्शन 10, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों, ओके, इसको मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी और अच्छी दिखे आपको। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर व्हाट इज कंपोजिशन लेवी अंडर जीएसटी, ठीक है। एक एक लाइन रीड करते हैं एंड फिर उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो द कंपोजिशन लेवी इज अल्टरनेटिव मेथड, ऑब्वियसली बात है अल्टरनेटिव मेथड ही है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ रेगुलर टैक्स पेयर जो हमारा रूल्स था वो फॉलो करता है, ठीक है। बट ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है। तो इट्स अ कंपोजिशन स्कीम लेवी इज अ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, जो कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है किसके लिए है सर, ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। सर बट इसमें कुछ रूल्स भी कहते हैं ना अपने, कि रूल्स होंगे कुछ, हुज टर्नओवर इज अप टू प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, एक लिमिट के अंदर अगर आपका टर्नओवर होगा दोस्तों तो आपके लिए ये कंपोजिशन स्कीम है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सर, वो लिमिट क्या होगी अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, ठीक है। एंड सर इसको लेके आने के पीछे क्या था कॉम्प्लायंस, सर इसके रूल्स क्या थे, क्यों लेके आए, इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटो क्या था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी, एक तो क्या होगा सर, सिंप्लिसिटी होगी किसके लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ईज कॉम्प्लायंस बर्डन, ठीक है, हमारे जो कॉम्प्लायंस के बर्डन होते हैं, कॉम्प्लायंस क्या सर, सर टैक्स फाइलिंग करने के जो बर्डन्स होते हैं, बुक्स मेंटेन करने के जो बर्डन्स होते हैं, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंसेस फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंस क्यों सर, क्या कॉस्ट होती है हमारी कॉम्प्लायंस को फॉलो करने की। देखो गवर्नमेंट की फीस तो कुछ नहीं होती, बट यू हैव टू हायर अ प्रोफेशनल पर्सन, यू हैव टू हायर अ सीए और कैन बी सीएस और कैन बी सीएमए और अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो सर उनकी कुछ फीस भी होगी, चार्जेस भी होंगे, ठीक है। तो सर वो कम करता है इसके अंदर, ठीक है, वो रिड्यूस कम हो जाते हैं। सर ऐसा क्यों, सर देखो मैंने पहले ही कहा कि अदर टैक्स में क्या होगा, आपको एज पर द गुड्स के जो भी रेट मेंशन होंगे ना उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा सर, गुड्स चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कोई भी रेट हो, उससे मैटर नहीं करता, आप बस खाली अपने टर्नओवर का, अपने टर्नओवर का एक फिक्स परसेंट क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे,
ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो अपने टर्नओवर का क्या कर देंगे, एक फिक्स परसेंट आप पे कर देंगे, राइट। तो सर यहाँ पे जो गुड्स के ऊपर परसेंटेज होती हैं वो हम पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी जी, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपने अपने कस्टमर से चार्ज भी नहीं करना, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो कृपया करके एक एक बातें अपने माइंड में सेट करते जाना, ठीक है। नाउ स्मॉल टैक्स पेयर पर्सन्स डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है, वो तो बिल्कुल सी बात है सर, स्मॉल टैक्स पेयर्स को बिजनेस करने का आइडिया होता है, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टैक्सेबिलिटी, ठीक है। और वो चाहते भी नहीं सर हम इतने बड़े सीए वीए हायर करें, उनकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हम एक छोटा सा टैली ऑपरेटर रख के भी काम कर सकें अपना, तो हमारे लिए कोई ऐसे रूल सेट करो सर, ठीक है। नाउ दिस स्कीम इज ऑप्शनल, ऑब्वियसली व्हाट इज ए स्कीम, तो स्कीम तो हमारी नॉर्मली ऑप्शनल ही होती है, आपको पिक करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। it initially provides it initially provides for a it initially provides for a turnover tax regime for taxpayers with facility for filing statement on quarterly basis and annual basis। इसका मतलब क्या होता है सर, जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं ना, रेगुलर टैक्स पेयर सर, इनको ना जो रिटर्न भरनी पड़ती है वो मंथली भी फाइल करनी पड़ती है, इनको क्वार्टरली तो करनी पड़ती है, साथ में ये एनुअली भी करते हैं, ठीक है, बट ये साथ में मंथली भी फाइल करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा सर, इनको मंथली फाइलिंग से बच जाएंगे ये, इनको सिंपली क्या करना है, दे हैव अ टू रिटर्न फॉर्म्स, वन इज CMP 08, वन इज CMP 08, अनदर वन इज GSTR 4, ओके। तो ये बेसिकली इनके पास दो फॉर्म्स रहेंगे जिसके थ्रू ये अपनी फाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म्स आपको याद रखना होगा, GSTR 4 क्या होता है हमारा, एनुअल जाता है, एंड CMP 08 क्या होता है हमारा, ये बेसिकली हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, ठीक है। नाउ देखियो, एन एलिजिबल पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम शैल इंस्टीड ऑफ पेइंग टैक्स ऑन एवरी इनवॉइस एट द स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स एट अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ हिज टर्नओवर एवरी क्वार्टर। मतलब क्या है इसका सर, वो हर एक बिल पे जब भी वो एक इनवॉइस बनाएगा, उस इनवॉइस के अंदर जो भी उसके आइटम्स आएंगे, ठीक है, जो भी उसके आइटम्स आएंगे सर, उसके ऊपर टैक्स नहीं लेता वो, ना वो हर एक इनवॉइस के ऊपर टैक्स पे करने जाएगा गवर्नमेंट को। जैसे हमारा केस क्या होता है, हम मतलब रेगुलर टैक्स पेयर, सर रेगुलर टैक्स पेयर तो ये सर ये करता है कि जैसे मान लीजिए आई एम रेगुलर टैक्स पेयर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, एवरी बिल मुझे GST चार्ज करना पड़ेगा, उसमें जो जो गुड्स होंगे एंड उन पे जो भी रेट मेंशन होगा वो मुझे अपने कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ऑन मंथली बेसिस या फिर क्वार्टरली बेसिस और एनुअली बेसिस, आपको फाइलिंग भी रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। यानी आपको टैक्स भी इकट्ठा करना है और साथ में अपने क्वार्टरली बेस पे, मंथली बेस पे एंड एनुअल बेस पे रिटर्न फाइलिंग भी करनी है। सर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर हूँ तो सर, इफ़ यू आर इन कंपोजिशन स्कीम, तो सर यहाँ पे ना आपको हर एक बिल के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज नहीं करना, ना तो हर एक आइटम के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करना है आपने। सिंपली क्या होगा, आपकी जो भी सेल हो रही है, जो भी सेल हो रही है एक क्वार्टर के अंदर, एक क्वार्टर में आप उसका एक फिक्स परसेंट, ठीक है, 1% आप टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को। तो सर ये 1% क्या वो कस्टमर जो शॉपकीपर है, बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर है सर, क्या वो अपने जेब से देगा, बिल्कुल उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये लॉस नहीं है इस बंदे का, अरे लॉस कैसा बेटा, अगर ये सपोज करो ये दुकान चलाता और ये रजिस्टर्ड होता, तो सर ये कहाँ पे 28% जीएसटी एक्स्ट्रा लेता अपने कस्टमर से, सोचो, ठीक है। एंड फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कस्टमर हो सकता है कट भी जाते हैं इसके, क्योंकि सर ये स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं, ठीक है। एंड सर सपोज करो आपको एक गारमेंट्स की शॉप पे गए, वो बोल रहे हैं जी GST हम चार्ज करेंगे, ठीक है, लेट्स से 12% ही करेंगे, तो सर आप क्या करोगे, आप इससे बेटर तो कहीं चले जाओगे मॉल में, आप वहां से शॉपिंग करके आ जाओगे, क्योंकि मॉल वाले भी GST चार्ज करते हैं, ठीक है। एंड जो नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो GST नॉर्मली नहीं ले रहे होते हैं आपसे, इसलिए हम कई बार मोस्टली बाहर से कपड़े खरीद लेते हैं इंस्टेड कि हम मॉल से जाके शॉपिंग करें, ठीक है, क्योंकि सर उनके रेट में डिफरेंस होता है काफ़ी। सर ये लेंगे आपसे 12% एक्स्ट्रा, ये क्या लेगा सर, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा, जो भी प्राइस वो सेल कर रहा होगा मार्जिन पे उस पे सेल करेगा, कंपोजिशन स्कीम वाला परसेंट, ठीक है। हाँ सर ये 1% पे करेगा, बट ये गवर्नमेंट को अपनी जेब से देगा, ठीक है, गवर्नमेंट को अपनी जेब से देगा, आपसे वो आपके बिल के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। बट सर एक चीज बताओ, एज अ बिजनेसमैन अगर हम सोचने बैठे,
सर ये 1% जो है क्या वो रियली अपनी जेब से पे करता होगा? नहीं यार, अपनी जेब से पे तो नहीं करता होगा, जाहिर सी बात है उसने गुड्स की कॉस्टिंग में ऐड कर रखा होगा सब कुछ। ठीक है, मान लो कोई शॉप है, उसका रेंट होता होगा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे, कोई छोटू रखा होगा उसने ऑफिस के अंदर अपने, उसका उसकी सैलरी होगी, ठीक है, और भी छोटे मोटे खर्चे होंगे उसके, उसको पता है सर उसको क्वार्टरली बेस पे 1% जीएसटी पे करना है, तो वो सब कुछ ऑलरेडी अपने मार्जिन के अंदर पहले से ही ऐड रखते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको इसका आइडिया ना हो। हाँ, बट सर एज पर द लॉ क्या होगा कि सर वो कंपोजिशन स्कीम वाले अपने बिल के ऊपर लिख नहीं सकते कि उन्होंने 1% जीएसटी आपसे लिया है या 12% जीएसटी लिया है। वो जो भी प्राइस होगा, जो भी मार्जिन होगा, उसी में बेच रहे होंगे। बट तब भी दोस्तों वो मॉल वाले के रेट से कम में ही बेच रहा होगा आपको, राइट। तो ये चीज़ एक डिफरेंस रहेगा, तो इनको एक सहूलियत मिलती है। इनको हर एक बिल पे हर एक आइटम के अकॉर्डिंग जीएसटी रेट नहीं देखना, ये सिंपली अपनी सेल करते रहेंगे। जैसे कि एक यूआरडी पर्सन करता है, यूआरडी मतलब जो अनरजिस्टर्ड है, वो क्या करता है, सामान बेचा, पैसे लिए, खत्म, कोई जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं। तो सेम ये भी वैसे काम करेगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं करता अपने सेल के ऊपर। ठीक है, तो जब ये जीएसटी चार्ज करेगा ही नहीं, तो जो भी इसकी सेल होगी एक क्वार्टर में, पहला क्वार्टर लेट से अप्रैल, मई और जून का, तो जो भी उसकी सेल होगी उसके ऊपर एक फिक्स परसेंट निकाल के गवर्नमेंट को सिंपली पे कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक तो कॉम्प्लायंस के बर्डन कम हो गए, इसको इतने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ते, इसको मंथली फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर कॉम्प्लायंस के बर्डन कम आ गए एंड कॉस्टिंग भी कम आएगी। जब कॉम्प्लायंस कम होंगे तो बर्डन भी कम होगा। ठीक है, इस कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं स्लाइड पे अपने। तो सर कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? एक गुड्स वाला पर्सन भी ले सकता है, ठीक है, और एक सर्विस वाला पर्सन भी ले सकता है। देखो, अगर मैं बात करूं यार 2017 की, जब जीएसटी आया था ना, तो उसके अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर बस खाली ये बंदे थे, एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक ट्रेडर और एक सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली रेस्टोरेंट वाले पर्सन, बस। इसके अलावा आप कोई भी बंदे हो, आप ये स्कीम ले ही नहीं सकते। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो सर उस टाइम पे क्या थे, मैन्युफैक्चरर थे, ट्रेडर थे, और सर्विस सेक्टर से खाली बस एक बंदा ऐड था, कौन सा, रेस्टोरेंट प्रोवाइडर। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस वाले बंदे। इसके अलावा आप चाहे एकेडमी खोल के बैठे हो, आप सीए हो, सीएस हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, बट अब क्या हो गया, अब के लॉ में बहुत चेंजेस आ गए। गवर्नमेंट ने उनकी भी सुनी जो सर्विस सेक्टर के बंदे थे, एंड देन नोटिफिकेशन के थ्रू सबको एप्लीकेबल कर दिया है। वो कैसे किया, किस रेट पे किया है, वो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो पहले गुड्स के अंदर कौन से थे, मैन्युफैक्चरर थे, फूड सप्लायर भी थे एंड ट्रेडर भी थे। ओके, ये तीन पर्सन थे। बट नाउ वी हैव अ सर्विस पर्सन आल्सो कैन स्कीम ऑफ द स्कीम ऑफ कंपोजिशन। अच्छा जी, अब देखते हैं रेट सर। जो मैंने बात करी ना कि इनको एक फिक्स परसेंट से, इनको कंपोजिशन डीलर्स को एक फिक्स परसेंट से क्वार्टरली बेस पे टैक्स देना पड़ता है। इस वाले पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, वो देखो अभी पता लग जाएगा आपको। The taxable person opting for composition scheme will have to pay a fixed percentage of gross turnover as tax। ये तो बहुत क्लियर है आपको। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लोगे तो आपको एक फिक्स परसेंट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसका, क्वार्टरली बेस पे, वो भी नॉट मंथली बेस पे। तो सर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, अदर देन कौन से वाले छोड़ के, सर अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बाय द गवर्नमेंट बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को मना कर रखा है कि अगर आप इन गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो ये स्कीम ले ही नहीं सकते, कंपोजिशन स्कीम। वो कौन से गुड्स हैं अभी आपको बताऊंगा मैं, फिलहाल समझ लो सारे मैन्युफैक्चरर्स में अलाउड है। ठीक है, एंड सर क्या रेट होगा, 0.5%, ठीक है, 0.5% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्टली पर्सन इस बात को इग्नोर करते हैं और समझते भी नहीं है, एंड फिर वो अपने क्लाइंट्स का टैक्स पे ज़्यादा करवा देते हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ द नॉलेज। 0.5% ऑफ टर्नओवर मतलब क्या है सर, 0.5%। ये तो क्लियर हो गया सर। अच्छा जी, सर साथ में क्या लिखा हुआ है, इन द स्टेट और द यूनियन टेरेटरी, मतलब ये बात कर रहा है आपका SGST की। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सर हमें ये पता होता है कि जितना हम SGST पे करते हैं उतना ही हमें सर CGST भी पे करना पड़ता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर CGST, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो मैं इसको यहाँ पे
यहाँ समझते हैं सर, वहां पे लिखा था कि 0.5%, ठीक है, किसका सर, SGST का। तो हमें पता है कि सर जो एप्लीकेबल होगा, जो इफेक्टिव रेट होता है बेसिकली, जो इफेक्टिव रेट होगा आपका वो क्या होगा सर, 0.5 हमारा SGST तो लग चुका है, 0.5 हमारा CGST भी लगेगा, तो वी कैन से इफेक्टिव रेट इज 1%, ओके, ऑफ टर्नओवर, क्वार्टरली टर्नओवर का। तो किसके लिए बोला सर ये बोला गया है आपका मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ठीक है, 0.5% ऑफ टर्नओवर। तो इनको पढ़ना सीखो, ये पूरी एक्ट की लैंग्वेज लिखी है मैंने यहाँ पे, 0.5% ऑफ टर्नओवर। आ जाओ जी, इस पे भी आ जाओ एक बार सर। 0.5% ऑफ टर्नओवर वर्ड का मतलब समझाओ सर हमें। बेटा टर्नओवर वर्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी। सर ये क्या बात कर रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर भी आपको इनको टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर तो हम टैक्स लेते भी नहीं है, ठीक है। बट बेटा ये स्कीम दी है गवर्नमेंट ने कहा कि जी स्कीम लेना है ना आपको, तो अपने टर्न ओवर का देना पड़ेगा, नॉट द टैक्सेबल टर्न ओवर का। ध्यान रखना, गवर्नमेंट यहाँ पे ये नहीं बोल रही, सारा गेम यहाँ पे एक्ट के अंदर वर्ड्स का होता है, तो एक एक वर्ड्स को अगर पढ़ोगे ना तो कभी आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, हेल्प करने के लिए कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, नहीं सर, यहाँ लिखा है 0.5% ऑफ टर्नओवर, इसमें इट मींस टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। सप्लाई मींस बेसिकली हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई भी इसमें ऐड होगी, जीएसटी के अंदर सेल्स को सप्लाई ही बोला जाता है, ये हमारी बेसिक वीडियो में कवर थी बातें, और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इसमें ऐड होगी, ठीक है। अच्छा जी सर, ये तो क्लियर हो गया फिर, यानी हम जो भी वो सेल करेगा पर्सन अपनी, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, वो सभी का मिला के 1% गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो, ठीक है। नाउ सर पॉइंट 2 पे चलते हैं एक बार। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ द शेड्यूल 2, ठीक है। तो सर ये अगर देखने जाओगे ना, शेड्यूल 2 के पैरा 6 में क्लॉज बी में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको रेस्टोरेंट पर्सन, रेस्टोरेंट वाले बंदे, ओके, रेस्टोरेंट पर्सन। तो इसको याद रख लेना, शेड्यूल 2 के पैरा 6 के क्लॉज बी में किसको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सर सप्लायर्स, कौन से सप्लायर, जो सप्लाई देते हैं, किस कौन से वाले, जो यहाँ लिखे हुए हैं सर। अच्छा जी, यहाँ पे कौन से लिखे हुए हैं, शेड्यूल 2 6 पैरा क्लॉज बी के अंदर मेंशन है रेस्टोरेंट पर्सन, इफ यू आर अ रेस्टोरेंट पर्सन, ठीक है, विदाउट एल्कोहल सर्विंग, मतलब एल्कोहल सर्व नहीं करते, बिकॉज हमारे पास दो तरह से होते हैं रेस्टोरेंट, एक तो रेस्टोरो बार होते हैं जहाँ पे आपका बार भी, यहाँ पे अल्कोहल भी सर्व की जाती है, और एक विदाउट अल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी सर, जो विदाउट अल्कोहल वाली है, बिकॉज अल्कोहल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो सपोज करो एक ऐसा रेस्टोरेंट है दोस्तों आपके पास से, ठीक है, जो अल्कोहल भी सर्व कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप जहाँ पे अल्कोहल भी सर्व करते हो, आपके पास रेस्टोरेंट है, तो क्या आप ये स्कीम ले सकते हो, नहीं सर नहीं। एक तो वैसे ही आप पहले क्या कर रहे हो, बीमारियां फैला रहे हो अल्कोहल देके, ठीक है, ऊपर से गवर्नमेंट आपको कंपल्सन स्कीम भी लेने दे, ठीक है। स्कीम बेसिकली अच्छे बंदों के लिए है, बुरे बंदों के लिए नहीं है। तो सिंपली अगर बोलूं तो ये स्कीम कौन ले सकता है, रेस्टोरेंट पर्सन विदाउट एल्कोहल सर्विंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस केस का, अगर एल्कोहल वाले रेस्टोरेंट्स है वो स्कीम नहीं ले सकते, इवन इफ दे आर अ रेस्टोरेंट में डील करते हो तभी। तो सर इनके रेट क्या लगेगा, रेट देखो 2.5%, पॉइंटों को ध्यान रखना, ठीक है, ऑफ द टर्नओवर, ऑफ द टर्नओवर। सर ये तो क्लियर हो गया टर्नओवर वर्ड का मतलब, यानी जाहिर सी बात है अब ये बंदा सर ये चाहे तो टैक्सेबल सप्लाई दे या एग्जाम सप्लाई दे, उसका पे करेगा, ये फिक्स हो गया सर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टर्नओवर, हम समझ गए इसको, आप समझाओ मत दोबारा से, है ना। तो ओके सर ठीक है सर, बट कितना पे करना पड़ेगा, 2.5%, ना ना ना, 2.5% नहीं बेटा, वो तो CGST भी तो पे करना पड़ेगा। ये 2.5% किसका कह रहा है, टर्नओवर का, स्टेट का कह रहा है, यानी ये SGST की बात कर रहा है। तो 2.5% प्लस 2.5% कितना हो जाएगा, 5%। समझ आया, दिमाग की बत्ती जगाओ, क्या बोला जा रहा है सर, 2.5, 2.5% किसका पे करने के लिए बोल रहा है सर आपको, SGST का, ठीक है, SGST का। तो हमें पता होगा कि सर इफेक्टिव रेट क्या होगा, इफेक्टिव रेट होगा बेटा आपका 5%, ठीक है, जिस रेट से एप्लीकेबल होगा। तो अच्छा जी, क्लियर हो गया। ऑफ द टर्नओवर वर्ड ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप
रेस्टोरेंट वाले बंदे हो, क्योंकि ये आपको याद रहना बहुत मुश्किल है, शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी वाले बंदे हो ऐसा बोलो। अगर याद रहे तो वेल एंड गुड है, अगर याद ना रहे तो इसको समझ लो रेस्टोरेंट वाले पर्सन को बोलते हैं, ठीक है, विदाउट एल्कोहल वाले बंदे, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या रेट होगा 2.5%, यानी 5% आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रेट था सर 1%, यहाँ पे क्या रेट आ गया, यहाँ पे आ गया 5%, ठीक है, 5% ऑफ द टर्नओवर, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो एग्जाम सप्लाई हो। सर तीसरा भी तो है एक बंदा यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल है, एनी अदर सप्लायर, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 किसके लिए स्कीम था सर, 10 में लिखा है हमारा कंपोजिशन स्कीम के बारे में, ठीक है। तो सर और कौन से सप्लायर बच गए सर, और सप्लायर बच गए ना बेटा, ट्रेडर्स भी तो होते हैं सर। एक तो होता है मैन्युफैक्चरर, तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है एंड देन सेल आउट करता है। एक बंदे ऐसे भी होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, गुड्स लेके आए, अपना मार्जिन सेट किया एंड गुड्स को आगे बेच दिया, राइट। तो सर इसके लिए क्या परसेंट है, ट्रेडर्स के लिए, डीलर्स के लिए, अगेन सर देखो ध्यान से पढ़ना, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। सर क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, सेम इसी की तरह से, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर। मगर तसल्ली रखो, रुको, आगे देखो दो सबसे कमाल की बात लिखी हुई है, ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट। होप इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, राइट राइट, वही जो बात है आपके माइंड में आ रही है कि सर अगर आप ट्रेडर हो ना, अगर आप ट्रेडर हो तो इनको क्या छूट दे दी गई है कि सर आपको देना तो 0.5 है SGST एंड 0.5 आपको CGST भी देना है, यानी इफेक्टिव रेट आपका भी बनेगा 1%, बट वो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों टैक्सेबल टर्नओवर का। सर ऐसा ऐसे लिखा था क्या, अरे बिल्कुल लिखा था ना, पढ़ा तो आपने, 0.5% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, आप पढ़ के यहीं पे रुक गए होगे फिर, 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, इट्स क्लियरली मेंशन्ड दैट टैक्सेबल सप्लाई का ही आपको पे करना है 0.5%, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, इन द स्टेट, ठीक है, या फिर अगर वो यूटी होगा तो यूटी में, तो स्टेट का 5% प्लस सेंट्रल का 0.5%, तो कितना हो जाएगा हमारा 1%। तो अगर मैं दोस्तों सिंपली इसको अगर मैं एक समझाऊं आपको, मैं यहाँ पे देखो, तो सर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो क्या पे करना पड़ेगा सर आपको 1%, ठीक है, 1%। इफ यू आर अ रेस्टोरेंट पर्सन, अगर आपका अपना रेस्टोरेंट है तो कितने परसेंट, 5%, ठीक है। अगर आप सर ट्रेडर हो, डीलर्स, तो आपके लिए क्या परसेंट है सर, अगेन 1%। बट सर डिफरेंस किसका है, लोगों को ये क्लियर है कि 1%, 5%, 1%, बट उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे लिखा क्या होता है। इस वर्ड को बुझाते हैं टर्नओवर का। अब टर्नओवर का मतलब क्या है यहाँ पे सर, टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई बोथ, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया कि जहां पे गवर्नमेंट लिखती है, आपने अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है टर्नओवर का, इट डजंट क्लियर दैट कि सर टैक्सेबल की एग्जाम्प्ट, तो हम दोनों लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टर्नओवर का, सर यहाँ पे क्लियर नहीं है कि टैक्सेबल की एग्जाम्प्ट दोनों लेंगे, टर्नओवर मींस पूरा। सर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ टैक्सेबल सप्लाई, तो इट मीन्स इसका टैक्सेबल लगेगा, एग्जाम्प्ट पे नहीं देगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसकी स्टडी करनी होगी। तो सर यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका भी सेम है और इसका भी सेम है क्या, नहीं सर इसके में ना एग्जाम सप्लाई नहीं है, ये हटा दो आप, मैं कर लो जी हटा दिया। तो सर ये कहानी बनती है आपकी। सर ये पढ़ना जरूरी है क्या, इतनी डीप थ्योरी, बिल्कुल जरूरी है। जब आप उसकी फाइलिंग करने बैठोगे ना, देखो फाइलिंग क्या होती है दोस्तों, हर बच्चा बोलता है सर हमें फाइलिंग सिखा दो। फाइलिंग तो एक सर आपका जो भी रूल्स है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होती है फाइलिंग के अंदर, ठीक है। वहां पे जाके अपने फॉर्म्स के अंदर खाली फिगर्स लिखनी है, राइट। तो सर आपको रूल्स अगर क्लियर होंगे तो फिगर सही से लिख पाओगे, वरना क्या होगा, आप ट्रेडर्स का भी जाके ना टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई दोनों का टैक्स पे कर दोगे, ठीक है। या फिर आप टर्नओवर का मतलब समझ लोगे टैक्सेबल सप्लाई होगा, एग्जाम्प्ट पे टैक्स तो लगता ही नहीं है सर, तो सर टैक्सेबल सप्लाई पे पैसे जमा करा दोगे क्लाइंट के, ठीक है। तो सर वहां पे जाके खाली फिगर्स लिखनी है। तो याद रखना, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर का पिक कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर क्लाइंट है आपका और उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, तो वो 1% देगा किसका, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई करे एग्जाम्प्ट सप्लाई करे, दोनों को ऐड करके 3 महीने में जितनी सेल करी होगी उसका 1%। अगर वो बंदा रेस्टोरेंट वाला बंदा है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, सर वो 5% पे करेगा, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है या एग्जाम्प्ट सप्लाई दे रहा है, दोनों को जोड़ देना, ऐड कर देना, एंड देन उसका 3 महीने के सेल पे टैक्स पे कर देना 5%। ट्रेडर्स के लिए 1%।
किसका? ओनली टैक्सेबल सप्लाई का सर। बस वो अगर एग्जाम दे भी रहा होगा ना, उसको हम इग्नोर कर देंगे, टैक्स निकालेंगे किसके ऊपर? 1% ओनली टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। ठीक है, सप्लाई वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल। सप्लाई वर्ड का मतलब सेल है। जीएसटी में जहां भी सप्लाई सुनो उसको समझना मतलब सेल है, सेल। ठीक है, तो ये वो वाले सेल नहीं जो कपड़े की दुकान पे लगते हैं। ठीक है, ये बेचने वाला सेल है, जो बेचते हैं, हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ। तो होप ये जो पॉइंट है ना, बस ये पॉइंट क्लियर हो जाए, अगर आपको माइंड में सेट हो जाए तो सर इसका मतलब बहुत क्लियर है। ओके, तो दिस इज वेरी क्लियर कि सर ये 3 रेट्स हैं 3 पर्सन के लिए, 3 डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से। राइट, 3 डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से। होप तो आप इसे आप समझ चुके होंगे। मैं आगे मूव करता हूँ स्लाइड के अंदर। तो इसीलिए आपको मैं ट्राई करता हूँ कि जो एक्ट की लैंग्वेज है ना वो समझाऊं। इससे समझने में बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों? कल को दोबारा से अगर नोटिफिकेशन आती है तो आप उसको खुद ही समझ सकते हो, इंस्टेड कि आप वो नोटिफिकेशन लेके किसी प्रोफेशनल के पास दोबारा भाग रहे हो। ठीक है, ये देखो अगला, व्हाट इज द रेट ऑफ कंपोजिशन लेवी? तो रेट तो हमने देख लिया सर। द टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम विल हैव टू पे अ फिक्स परसेंट और ग्रॉस टर्नओवर एज टैक्स। ठीक है, टैक्स एट फिक्स रेट इज पेएबल ऑन एग्जाम सप्लाई ऑल्सो। राइट सर, अगर वो बोलता है यहाँ पे कि सर उनको टर्नओवर का पे करना है, तो टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई एज वेल। टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई एज वेल। ओके, ये सेम रिपीट होगी स्लाइड। ओके सर, इसकी बातें हमने कर ली है। आपको मैंने एक्सेल की शीट पे समझा दिया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो वहाँ पे लिखा हुआ था सर कि 0.5 पे करना है। ठीक है, बट इफेक्टिव रेट क्या होगा? 1%। बिकॉज जितना हम सीजीएसटी पे करते हैं उतना हमें एसवी पे करना पड़ता है। देन 1% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ओके, इससे पहले ना ये इसका रेट 2% था, बट आपको अब पुराने रेट जानने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपने आप को और कंफ्यूज कर बैठोगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द रेट वाज 1% प्लस 1% अप टू 31 दिसंबर 2017। तो अभी कितना हो गया सर? 0.5 कब से? 1/1/18 से। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारा ये रेट चल रहा है हम वही याद करेंगे। पुराने रेट्स को पढ़ने बैठोगे, पुराने में क्या था नहीं था सर, वो उससे और पजल हो जाओगे आप। ठीक है, अगर माइंड में स्टोर कर सकते हो, आपके माइंड में इतने जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है अगर सपोज करो, ठीक है, तो इतना स्पेस है आपके माइंड में, तो स्टोर रखो कि हाँ सर पहले ना ये रेट भी हुआ करता था, 2% था पहले, इनके लिए 2% था, अभी कितना हो गया सर? 1% हो गया। ताकि क्या हो, आपके सामने कभी कोई ऐसा बंदा आ गया जो उसने बोल दिया नहीं नहीं यार मैन्युफैक्चर पे 2% है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो जी पढ़ा हुआ था बट उसने आपको अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो आपको और कंफ्यूज कर बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप स्टोर कर सकते हो तो स्टोर करो, बट मेरा है पहले इसको स्टोर कर लो माइंड में। इस पॉइंट को अगर ये होल्ड हो जाए माइंड में, ये वाला पॉइंट होल्ड हो जाए, तो जाके 2% याद रखना कि इससे पहले 2% हुआ करता था मैन्युफैक्चरर्स का। ठीक है, चलो। ओके सर, मैन्युफैक्चर वर्ड का मतलब भी बताया आपने? हाँ जी जी बताया बिल्कुल। कई लोग क्या समझते हैं कि जी हम लोग ना पैकिंग कर रहे हैं, रीपैकिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं और मिक्सिंग करते हैं। सर हम भी तो मैन्युफैक्चरर हैं। अरे नहीं यार नहीं, रिपेयर करने वाला बंदा कब से मैन्युफैक्चरर बन गया? जो पैकिंग में डील करता है, मान लो मैंने गुड्स बना दी, अब उसकी पैकिंग के लिए भेज दिया। ठीक है, देन पैकिंग होगी गुड्स डब्बे की, मान लो उसको अब और अगले अलग डब्बे में पैक करना है। जैसे कोरोना की दवाई अभी पतंजलि ने बनाई है, बाबा रामदेव ने एक डब्बा लॉन्च किया है पतंजलि का। ठीक है, कोरोना वायरस के लिए, तो उसने पहले डब्बे की पैकिंग कराई होगी। ठीक है, जिस डब्बे में मेडिसिन होंगे हमारे, देन उसने एक अलग से किट बनवाई थी, अलग से बॉक्स बनवाया था, तो उसकी रीपैकिंग होती है, लेबलिंग भी होती है, कई बार उस पर नाम लिखा होता है ब्रांड का, टेस्टिंग भी होती है। सर वो सारे बंदे मैन्युफैक्चरर नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। दे आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ध्यान रखना। अगर आप इन एक्टिविटीज में हो तो आपको मैन्युफैक्चरर नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या सर? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर्स दैट रिजल्ट्स इन एमरजेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी आप कोई रॉ मटेरियल लेके आओ और उससे कोई नया प्रोडक्ट ही बना दो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या? बेसिकली सर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आप कहीं से कपड़ा लेके आए, बटन लेके आए, उनको स्टिच किया, सिया, उनको सिलाई करने के बाद क्या कर दिया? एक शर्ट बना दिया, तो अलग ही प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, करेक्टर एंड यूज। सर इन सब आपने जो चीज बनाई वो उसका अलग ही नाम होगा। ठीक है, आप जो पहले रॉ मटेरियल में क्या लेके आए? कपड़ा लेके आए, सुई लेके आए, निडल लेके आए, एंड उनसे आपने एक शर्ट बना दिया। तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये सारे बंदे
भी कई बार क्या करते हैं आप लोग ना समझते हुए, जी हम तो जी क्या करते हैं सर, पैकिंग करते हैं, ठीक है ना, हम गुड्स की पैकिंग करके डाल रहे हैं और हम उनको भी क्या करते हैं इस स्कीम में अप्लाई करवा दे, पॉसिबल ही नहीं है। आप गलत काम करवा बैठे हुए, ठीक है। अगले बंदे को काफ़ी इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी आपके एक गलत हरकत की वजह से, गलत नॉलेज की वजह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे, हु कैन नॉट ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, आपको ना एक पॉइंट याद होगा जब आपको मैंने रेट पढ़ाए थे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरर्स अदर देन, उनको छोड़ के जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सच गुड्स जो कि नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो गुड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसके, आइसक्रीम के, ठीक है, एडिबल आइसक्रीम, आइस के, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, ठीक है, उसमें हो या ना हो, ठीक है, पान मसाला के, टोबैको के, अगर आप इन चीज़ों के, आइसक्रीम के, पान मसाला के, टोबैको के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। सर अच्छा ऐसा क्यों सर? सर देखो ना, अगर आप पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, पान मसाला बनाते हो, आपने नाम सुना होगा एक ब्रांड का, ठीक है, चैनी खैनी। आई एम श्योर कि सर कई बंदे तो मुंह में दबा के बैठे होंगे, चैनी खैनी बैठ के आराम से खा के वीडियो देखने बैठेंगे, ठीक है। तो सर अगर आप चैनी खैनी के, शायद जो भी स्पेलिंग होती हो, चैनी खैनी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो चैनी खैनी का जो सर मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है, सर इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, 28% जीएसटी लेती है। अब ये क्या बोलेगा, इससे से गुड्स महंगे हो गए, राइट, गुड्स तो महंगे हो गए ना, जो भी रेट होगा गुड्स का प्लस 28% जीएसटी एप्लीकेबल करेगा अपने कस्टमर से ये। तो इसने देख लिया अरे मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ यार, ठीक है, और मुझे इतना पता लग गया है मैन्युफैक्चरर जो है ना कंपोजिशन स्कीम के अंदर ओनली 1% टैक्स पे करता है। कहाँ 28%, कहाँ 1%, ये उठ के सीधा कहाँ पे आ जाएगा, कंपोजिशन स्कीम में आना चाहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, नहीं जी नहीं आपको नहीं आना। एक तो ये सर इससे क्या होती है, लोगों की हेल्थ खराब होती है, ठीक है, आप उनके जान से खेल रहे हो और ऊपर से आप टैक्स भी कम पे करोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने पहले से ही इन बंदों को मना कर दिया, ना जी ना तुम लोगों ने नहीं आना इस स्कीम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, सर आप कंपोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकते इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, टोबैको, ठीक है, एंड आइसक्रीम। सर आइसक्रीम भी क्या वो हानिकारक होती है क्या बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आइसक्रीम भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। साथ में पान मसाला भी होती है, टोबैको भी होती है। सर टोबैको होता है, बिल्कुल होता है। तो सर एक बार उनसे पूछ के देखो जो खाते हैं उनके लिए तो फायदेमंद ही होता है। बट खैर, इन चीज़ों के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो दोस्तों तो इस स्कीम में आप नहीं आ सकते, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रही सर इनकी, अगर आप देखना चाहोगे ना, एचएसएन कोड जो आपने बेसिकली हम बात करते हैं, जैसे गुड हर एक गुड्स के कोड है यहाँ पे, ठीक है, तो इनके कोड्स मैंने गिवन कर रखे हैं आपको, ठीक है। तो आप इन स्कीम्स के अगर मैन्युफैक्चरर हो देन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट ऑप्ट द कंपोजिशन लेवी, किसका, चाहे वो पान मसाला का हो, आइसक्रीम का हो, टोबैको का हो, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी के भी मैन्युफैक्चरर हो तो ये स्कीम नहीं ले सकती है, ठीक है। नाउ सर अब आती है बारी हमारी रेस्टोरेंट वाले पर्सन की, ठीक है। तो सर वो कितना टैक्स देंगे, सर वो देंगे 2.5% ऑफ CGST प्लस, ठीक है, 2.5% ऑफ SGST, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट मतलब क्या होगा 5%। सर क्या ये 5% अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे, नहीं जी नहीं, कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। इनका जो भी क्वार्टरली सेल होगी, जो भी क्वार्टरली इनका सप्लाई होगा उसका 5% ये अपनी जेब में, जेब से लगा के गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। ऐसा क्यों सर, अरे बताया तो था कि सर ये कंपोजिशन स्कीम में इनको बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज मत करो, तुम्हारे गुड्स महंगे नहीं होंगे, ठीक है। बस खाली अपने परसेंट टैक्सेस का, अपने टर्नओवर का कुछ परसेंट हमें, छोटा सा अमाउंट हमें पे करते रहना, बस तो काम करते रहो। ऑफ द टर्नओवर, अगेन टर्नओवर मींस क्या सर, टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी, और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी। ये बात ऑलरेडी क्लियर होगी हमारी। एंड पेबल, ठीक है, तो क्लियर हमारा पॉइंट। अल्कोहल होगा तो उसमें क्या होगा, बेसिकली अल्कोहल वाले पर्सन को ये स्कीम नहीं ले सकते, अगर उनका रेस्टोरेंट होगा तब भी। सर एक होते हैं बेकरी वाले बंदे, सर ये क्या करते हैं, वहीं पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं एंड वहीं पे सर्व करते हैं, आगे इनकी सिटिंग लगी होती है। सर आर दे अलाउड इन द कंपोजिशन स्कीम, यस दे आर अलाउड। इस पर बेसिकली नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की, सर्कुलर में यहाँ पे दिया हुआ था कि यस दे कैन ऑल्सो that any service by the way of serving, any service
बाय द वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब वो ड्रिंक्स नहीं, ठीक है, ड्रिंक्स मतलब वो अल्कोहल नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, अल्कोहल नहीं, कोल्ड ड्रिंक जिस टाइप की होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सर्विंग फूड्स एंड ड्रिंक्स इंक्लूडिंग बाय अ बेकरी क्वालिफाइज अंडर सेक्शन 10, ठीक है, तो यानी क्या होते हैं, अगर ये काम भी कर रहे हैं, बेकरी वाले बंदे भी हैं, बेसिकली सर ये इंक्लूड होते ही हैं, जाहिर सी बात है, बट तब भी एक बार चैलेंज हुआ कोर्ट के अंदर तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के इसको क्लियर कर दिया और अलग से रेट क्या होगा 5%, बिकॉज रेस्टोरेंट वाले के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वेदर रेस्टोरेंट सर्विंग एल्कोहल along with द फूड नॉट अलाउड, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है, सच रेस्टोरेंट कैन नॉट ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। अब आते हैं सर किसके ऊपर, टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम विल हैव टू पे फिक्स % ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है, तो आ जाओ सर, अब एक ना छोटी सी रिक्वेस्ट थी ट्रेडर्स की जो कि गवर्नमेंट ने सुनी, देखो क्या यहाँ पे क्या था दोस्तों, पहले जब जीएसटी आया था ना, तो मैन्युफैक्चरर था, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो पान मसाला के, आइसक्रीम के, टोबैको के, इनको छोड़ के आप किसी के भी मैन्युफैक्चरर हो तो आप ये स्कीम ले सकते हो, ठीक है, साथ में टैक्स क्या देना पड़ेगा, 1% किसका, अपने टर्नओवर का, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर एग्जेम्प्ट हो, ये क्लियर सर, रेस्टोरेंट वाले बंदे हो, एल्कोहल छोड़ दो तो आप ये स्कीम ले सकते हो, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा सर, 5%, किसका, टर्नओवर का, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर एग्जेम्प्ट हो, दोनों को जोड़ के टैक्स पे करना पड़ेगा 5% क्वार्टरली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे, ठीक है, ओके सर, सर कौन सा फॉर्म भर के, CMP 08, CMP 08, ठीक है, बहुत छोटा सा फॉर्म है, अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में आपको, इसको भी भरेंगे हम, तो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वाले बंदे कवर हो गए, नाउ विल कम टू द मूव ट्रेडर्स पार्ट, ट्रेडर रह गए हमारे, तो इसमें क्या था, अगर आप ट्रेडर हो ना एंड डीलिंग ओनली गुड्स देन यू कैन अप्लाई फॉर द कंपोजिशन स्कीम, अगर आप सर्विस भी दे रहे हो ना तो ये स्कीम आपके लिए नहीं थी, मैंने क्या बोला, अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, एंड गुड्स में ट्रेड करते हो ओनली गुड्स के अंदर, ठीक है, अगर वहां पे 1% भी सर्विस आ गई ना, सर्विस, तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है, कंपोजिशन स्कीम ही नहीं थी आपके लिए, बेसिकली कंपोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर के लिए थी ही नहीं, तभी तो सर यहाँ पे रेस्टोरेंट ओनली रेस्टोरेंट बंदे वाले बंदे थे सर्विस के अंदर, ठीक है, तो इफ यू आर अ ट्रेडर एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू योर कस्टमर देन यू कांट ऑप्ट दिस स्कीम, तो अगर आप ट्रेडर हो एंड ओनली गुड्स में डील करते हो तभी ये स्कीम ले सकते हो, तभी आप 1% टैक्स पे करते हो क्वार्टरली बेस पे, अपने किसका, टैक्सेबल टर्नओवर का, टैक्सेबल टर्नओवर का, बस इसको एग्जाम पे नहीं देना, बट क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक चीज देखी कि यार जो भी ट्रेडर होता है ना, वो मान लो ट्रेडिंग तो कर रहा है, जैसे एसी बेच रहा है, बट साथ में एसी के साथ सर्विस भी दे रहा होता है, सर आपको हम 1 ईयर्स की सर्विस देंगे, टीवी दे रहा है बट साथ में सर्विस भी सेल आउट कर रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने समझा कि यार इनके पास ना सर्विस देना ही पड़ेगा तभी काम हो पाएगा, एंड ऐसे व्यापारी को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कंपोजिशन स्कीम ले नहीं पा रहे, तो ये सारे सारे रेगुलर टैक्स पेयर में आ रहे हैं, एंड यहाँ पे इनको काफ़ी हैवी कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, तो कहीं इस सेक्टर में प्रॉब्लम ना आए, तो गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया कि चलो तुम कुछ एक लिमिट तक सर्विस भी दे सकते हो, ठीक है, सर्विस भी दे सकते हो, तो जैसे ही लोगों ने ये सुना कि सर्विस वाले बंदे भी ये स्कीम ले सकते हैं, मतलब जो गुड्स में डील कर रहे हैं, जो बंदे गुड्स में डील कर रहे हैं और साथ में सर्विस भी दे रहे हैं, तो ये वो बंदे भी अब ये स्कीम ले सकते हैं, राइट, तो ट्रेडर्स किसके साथ सर, गुड्स प्लस सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस कैन ऑप्ट द स्कीम, राइट, तो ना जो हमारे सर्विस सेक्टर के बंदे थे इन्होंने दिमाग चलाया, इन्होंने कहा यार एक चीज देख, हम खाली सर्विस दे रहे हैं, ओनली सर्विस दे रहे हैं, ऐसा करते हैं हम ना कुछ एक पैकेट गुड्स के ले आते हैं, जैसे मान लो मेरी एकेडमी है, मेरी एकेडमी है, तो मैं ओनली सर्विस दे रहा हूँ, राइट, तो मैंने क्या कर दिया, अपनी एकेडमी के बाहर या अंदर ही एक क्या लगा दिया, कुछ गुड्स रख दिए, जैसे पेन, मार्कर, ठीक है, लेट से पेन मार्कर हो गया, नोटबुक्स हो गए, पेन हो गए, इरेजर हो गए, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, कुछ एक बुक्स रख दी मैंने, और मैंने गवर्नमेंट को क्या बोल दिया, सर मैं भी गुड्स में डील कर रहा हूँ, देखो मैं भी गुड्स में डील कर रहा हूँ एंड सर कुछ सर्विस भी दे रहा हूँ, तो मैं भी अब क्या बन गया, ट्रेडर बन गया, अब सर मैं भी क्या स्कीम ले लूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा रुक जा भाई रुक जा, यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ये सर्विस वाले बंदे हैं ना, ये जितने भी सर्विस वाले बंदे, ये क्या करेंगे, दिमाग चला लेंगे अपना एक्स्ट्रा, ठीक है, इनको स्कीम से मैंने बाहर रखा है फिलहाल अभी, तो इसलिए इन बंदों को क्या करना है, हमें रोकना है, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो ट्रेडर्स, अगर देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सर जाहिर सी बात है, सर गुड्स की ट्रेडर के अंदर क्या होगा, गुड्स ज्यादा के बिकेंगे, सर्विस कम की बिकेगी, इनका मोटो काम क्या है, सर गुड्स, सर्विस नहीं है,
बट यहाँ पे क्या होगा सर, सर्विस वाले के पास सर्विस ज़्यादा बिकेगी गुड्स की, तो इसने गुड्स दिखावे के लिए दिया है, गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए दिया है, ताकि ये स्कीम ले सके खाली बस, क्योंकि सर्विस वालों को एंट्री मिल नहीं रही इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया ट्रेडर्स को, अगर तुम ट्रेडर हो ना तो तुम्हारे गुड्स का जो टर्नओवर होगा वो ज़्यादा होगा आपके सर्विस के कंपेयर में। अगर आप ट्रेडर हो तो जाहिर सी बात है आपका गुड्स ज़्यादा बिकेगा या सर्विस बिकेगी? सर गुड्स, गुड्स है तो सर्विस है ना, तो सर आपका गुड्स का टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए और सर्विस का कम होना चाहिए, तो आप स्कीम ले सकते हो। अच्छा जी, तो इनको रोकने का क्या था सर? देखो, टैक्स पेबल बाय ट्रेडर्स सप्लाइंग सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, मतलब क्या इसका? सर देखो, द ट्रेडर्स कैन सप्लाई, द ट्रेडर्स कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू क्या? 10% ऑफ टर्नओवर। ओके, ट्रेडर्स कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्नओवर, यानी अगर आप ट्रेडर हो तो आप ओनली 10% ही अपने टर्नओवर का सर्विस दे सकते हो, बस एक यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी गई। ठीक है, या फिर ₹5 लाख इन अ ईयर विच एवर इज हायर, या तो 5 लाख रुपए या आपके टर्नओवर का 10%, जो भी दोनों में से बड़ा होगा उतना ही आप सर्विस दे सकते हो। एंड अगर ऐसा है तो आप ये स्कीम ले सकते हो, राइट। तो इनको गवर्नमेंट ने इस तरीके से यहाँ पे अलाउ कर दिया। सर ये थोड़ा पॉइंट समझ नहीं आया, तो समझ क्यों नहीं आया? देखो, अगर मैं बोलूँ सर एक कंपोजिशन बंदा है, ट्रेडर बंदा है, उसका टर्नओवर है 60 लाख का, कितने का? 60 लाख का। ठीक है, किसका सर? गुड्स का। ठीक है, एंड सपोज करो वो सर्विस दे रहा है 7 लाख की। एक बंदा आया, वो कह रहा है कि जी मेरे पास 60 लाख के गुड्स की सर्विस टर्नओवर है और सर्विस है 7 लाख की, इज आई एम एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम? बताओ। सोचो सोचो, क्या वो होगा दोस्तों? 60 लाख का टर्नओवर, 60 लाख की टर्नओवर है उसकी गुड्स की, और वो 7 लाख की सर्विस दे रहा है। तो हमें क्या करना है सर? हमें ना एक रूल दे रखा है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास? सर हमें निकालना है 10% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, 10% ऑफ, कहाँ गई हमारी स्लाइड? ये रही। 10% ऑफ टर्नओवर कितना हो गया सर हमारा? इसका 10% हमारा 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 6 लाख रुपए हो गया। एंड सर ये सर्विस कितने की दे रहा है हमारी? 7 लाख की। तो देखो, हम पहले निकालेंगे, फॉर्मूले पे चलेंगे अपने। इसका 10% कितना आया दोस्तों? 6 लाख। ठीक है, एंड और क्या था? 5 लाख, विच एवर इज हायर? 6 लाख इज हायर। तो गवर्नमेंट रूल्स क्या बोलती है? ये बंदा बस खाली 6 लाख तक की सर्विस के लिए एलिजिबल है। अब इसकी कितनी है? 7 लाख। ये स्कीम ले सकता है? नहीं ले सकता, साफ साफ मना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं ले सकता स्कीम ये। क्यों? सर्विस ज़्यादा दे रहा है, इसीलिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपने क्लाइंट से पूछना है टर्नओवर कितना है एंड सर्विस का कितना है। तो जो सर्विस टर्नओवर का आप सिंपली निकालो 10%, एंड एक तरफ लिखो 5 लाख, जो भी दोनों में से बड़ा होगा, हायर होगा, उसको साइड निकाल लो। एंड चेक करो जो फिगर निकल के आई है वो उसके सर्विस वाले प्राइस से ऊपर है कि कम है। अगर कम है तो ठीक है, ज़्यादा है तो वो स्कीम ले ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया अभी, 60 लाख का दे रहा था, सपोज करते हैं इसको चेंज करते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, अगर मान लो 2 मिनट के लिए कि उसकी जो सर्विस जो बेसिकली वी कैन से एग्जांपल चेंज करते हैं, चलो मान लो अगर 30 लाख का है, मान लो, ये लो। ठीक है, अगर वो मान लो 30 लाख की सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और तो कितना होगा इसका? सर बेसिकली अगर 30 लाख का है ना, तो अगर मुझे देखना है कि सर की कहाँ तक सर्विस दे सकता है, तो सर क्या होगा? हम 30 लाख का क्या निकालेंगे सर? 30 लाख का निकालेंगे हम 10%, कितना होगा सर? 3 लाख, राइट, और 5 लाख, विच एवर इज हायर? सर 5 लाख इज हायर। तो हम इसको बोल देंगे कि सर अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है ना, तो आप 5 लाख तक की सर्विस दे सकते हो, राइट। तो इस 5 लाख तक की सर्विस दोगे तो कंपोजिशन स्कीम में ले सकते हो, वरना क्या होगा? नहीं ले सकते स्कीम ये। ओके, तो होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि 10 लाख आप ट्रेडर हो तो ये स्कीम ले सकते हो, बट अगर आप ट्रेडर और सर्विस में डील करते हो तो आपके सर्विस का जो टर्नओवर होगा ना, वो कितना होना चाहिए? 5 लाख और 10% ऑफ योर टर्नओवर, विच एवर इज हायर। तो उतना ही आपका सर्विस का टर्नओवर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। उससे ज़्यादा हो गया है तो ट्रेडर वो स्कीम ले ही नहीं सकता। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया? हमने समझ लिया यहाँ पे पॉइंट किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए, रेस्टोरेंट, ऑन ट्रेडर डीलिंग ओनली गुड्स, एंड ट्रेडर विद गुड्स एंड सर्विस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मान लो जैसे मेरी एकेडमी होगी, तो सर मेरी एकेडमी में क्या होगा? सर मेरे बच्चों की फीस ज़्यादा आएगी,
राइट, यानी सर्विस ज़्यादा होगी। सर पेन ड्राइव, पेन, पेंसिल, बुक्स, मार्कर, सर इनकी सेल्स कम होगी तो क्या होगा सर, गुड्स की सेल कम, सर्विस की ज़्यादा, तो ये स्कीम ले नहीं पाऊंगा मैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर को मना कर दिया, यहाँ तक एंट्री इनकी तब भी नहीं थी। ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। हम्म, तो इसकी मैं ऑलरेडी क्लियर कर दिया आपको मैंने, राइट। अब देखो, कंपोजिशन स्कीम विल अप्लाई टू इफ सर्विस ऑल्सो सप्लाइड विद गुड्स। ठीक है, टिल 1/2/19, 1 Feb 19 तक क्या था, अ ट्रेडर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट अलाउड टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज। ठीक है, जाहिर सी बात थी, सर्विस बिल्कुल अलाउ नहीं थी, 1 रुपए की सर्विस अलाउ नहीं थी। बट गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉब्लम समझते हुए क्या कर दिया, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 19 से, अ टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इज अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज ऑल्सो। वो सर्विस भी दे सकता है, अगर आप ट्रेडर हो तो सर्विस भी दे सकते हो, बट एक लिमिट जो आपको मैंने भी समझाई है। अब देखो कहानी एक और चेंज हुई यहाँ पे, फिर कुछ एक टाइम और बीता, फिर गवर्नमेंट ने कहा, लोग गवर्नमेंट के पास गए सर्विस वाले बंदे, कहा सर हमसे ही इतना ऐसा पराया सा व्यवहार क्यों, सर हम भी तो आपको टैक्स कमा के देंगे, सर हमें, हमारे पास भी सारे सर्विस मैन इतना अमीर नहीं होते सर, जो नॉर्मल टैक्स पेयर में लेके सारे कॉम्प्लाइंस फॉलो कर लेंगे, सर हमें भी स्कीम में आने दो, हमें, हम पे भी दया करो। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है यार, तुम पे भी दया, जाओ। कैसी दया, कंपोजिशन स्कीम विल अप्लाई टू इफ सर्विसेज ऑल्सो सप्लाइड विद गुड्स। ठीक है, बात का मतलब समझना यहाँ पे क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स विद द एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख। अगर आप सर्विस वाले बंदे हो ना, सर्विस वाले बंदे, या मान लो जो बंदे यहाँ बच गए थे, जो बंदे यहाँ पे कवर्ड नहीं थे, कहाँ पे सर, अरे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि मान लो उसका 10% से ज़्यादा हो गया, 60 लाख का टर्नओवर था। ठीक है, 10% निकालने गया तो कितना आया, 6 लाख। ठीक है, तो वो कितने, वो सर्विस दे रहा है 7 लाख की मान लो, तो क्या होगा, ये स्कीम तो ले नहीं पाएगा, बट वो अब ले लेगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे उनको अलाउ कर दिया, वो अब क्या बोल देगा, एज अ वो इस स्कीम में आ जाएगा, सर्विस वाले स्कीम में। अगर आप ट्रेडर्स हो एंड गुड एंड सर्विस में फॉल नहीं कर पा रहे, तो आप ये सर्विस वाले स्कीम को लेके आप इसमें आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पर्सन अलाउड हो गए आपके, इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, बट आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख तक का, ध्यान रखिएगा। तो सर गुड्स वाले केस में टर्नओवर तो बताया नहीं आपने, टर्नओवर कितना भी हो चलेगा, नहीं जी नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, रूल्स है, वो हमारी नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में क्लियर होगा। बट समझ लो कि अगर आप अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट वाले पर्सन हो, ट्रेडर हो, तो आप काम कर सकते हो, इस स्कीम में रुक सकते हो, बट कब तक, 1.5% तक, परसेंटेज बोल दिया, 1.5 CR तक, करोड़ तक। ठीक है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर दोस्तों 1.5 करोड़ तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो, तो क्या है उसमें लिमिट सर, कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी ऑफ टैक्स पेयर्स। ठीक है, स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट रीड ऑफ टीडियस जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड पे जीएसटी एट फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सर, वही सारी बातें जो हम पहले कर चुके हैं, ये सिंपल कॉम्प्लाइंसेस के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाइव स्कीम है। ठीक है, दिस स्कीम कैन ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर, ये कोई भी ले सकता है, बट उसका टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़। ठीक है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो ही ये स्कीम ले सकते हो, वरना स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको फिर रेगुलर में आना पड़ेगा। सर 1.5 CR से पहले इसका जो लिमिट थी वो 1 करोड़ की थी, इससे पहले की बात करूँ तो 75 लाख थी, जब जीएसटी आया था तब क्या था, 50 लाख था। यानी पहले था 50 लाख, बढ़ के 75 लाख, बढ़ के 1 करोड़, नाउ फाइनली अभी कितना है, 1.5 CR, 1.5 करोड़। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो पॉइंट है, जो कैच करने वाला पॉइंट वो है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में बताए हुए रेट से टैक्स पे कर सकते हो क्वार्टरली, आपको अपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आपको गुड्स के रेट से कोई मतलब ही नहीं है, गुड्स के रेट चाहे कुछ भी हो, आप बस खाली 1%, या अगर आप रेस्टोरेंट वाले बंदे हो तो 5% टैक्स पे कर दो। बट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, बट इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, देन क्या लिमिट है, 50 लाख की। ठीक है, या फिर आप सर्विस भी डील करते हो, गुड्स में भी डील करते हो,
ठीक है। और आपके जो गुड्स का जो टर्नओवर है वो आपके सर्विस के टर्नओवर से 10% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो भी आप इस स्कीम ले सकते हो, बट आपको लिमिट क्या मिलेगी, आप 50 लाख की। वहाँ पे लिमिट क्या थी, 1.5 करोड़ की। और टैक्स कितना देना पड़ेगा, 6%, 3% CGST और 3% SGST। एक बार पढ़ो उसको ध्यान से बच्चों। ठीक है, तो कब से एप्लीकेबल हुआ सर ये? सर ये सर्विस वाले बंदे अलाउड हो गए 1/4/19 से, 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, तो मैं ना क्या कर रहा हूँ इस बार, आपको नोट्स के साथ ना आपको मैं ये नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर सब सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कब आया, कैसे आया, किस नोटिफिकेशन में जाके इशू किया गया, इसको बताया गया इसको, इस तरीके से कौन से एक्ट के अंदर आया ये, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रैक्टिकली क्या हो गया, ऑल प्रोविजंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम्स अप्लाई टू सिंप्लीफाइड स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर्स ऑल्सो। अगर आप सर्विस वाले बंदे हो तो भी स्कीम ले सकते हो, बट रेट क्या होगा, 6%, और लिमिट क्या होगी, 50 लाख तक की। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1% टैक्स पे करना है आपको, लिमिट क्या होगी, 1.5 करोड़ तक। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, चाहे वो गुड्स में डील करता हो या गुड्स प्लस सर्विस में डील करता हो, बट सर्विस के लिए एक लिमिट है 10 लाख या 5 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रेट क्या होगा, 1%, ठीक है, एंड अपने टर्नओवर का, टैक्सेबल टर्नओवर का। तो ये बेसिकली आपको जो कैचिंग पॉइंट्स थे वो सारे यही रहेंगे आपके, ठीक है। अब सर कुछ एक ना स्टेट है हमारे पास, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिनका जिक्र मैंने आपको अपने कुछ एक अभी पुरानी वीडियो में किया था, जब आपको मैंने सेक्शन 22-24 पढ़ाया था। तो यहाँ पे भी सेम बात है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से काम कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट क्या है, 75 लाख, ठीक है। नॉर्मली लिमिट क्या होती है, 1.5 CR, बट यहाँ पे लिमिट क्या होगी, 75 लाख। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो इन स्टेट्स में अगर आप काम करोगे तो आपके पास लिमिट रहेगी 75 लाख की। सर कौन सी स्टेट है वो, सर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से असम को काट दिया गया है, असम बाहर हो चुका है, ठीक है। तो असम, असम क्या रहा अब यहाँ पे, आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का पार्ट नहीं रहा। तो आपके पास अरुणाचल प्रदेश रहेगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड है, सिक्किम हो गया, देन वी हैव ए त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब कितने रह गए सर, अब इसके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारे पास 8 रह गए इसके अंदर। कौन बाहर निकल गया, असम। असम कहाँ पहुंच गया फिर सर, वो रेगुलर में पहुंच गया, नॉर्मली 1.5 करोड़ वाले लिमिट में पहुंच गया, ठीक है। ओके, सेम स्लाइड खुल गई। सर जहाँ पे हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की, कि टर्नओवर हमारा होना चाहिए 1.5 CR तक, ठीक है। तो सर वो टर्नओवर वर्ड का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है सर, ये वर्ड आपको मैंने पहले भी क्लियर किया है। टर्नओवर वर्ड का मतलब सिंपल सा एक होता है, एग्रीगेट टर्नओवर का जो हमें देखना है 1.5 CR के लिए, वो क्या देखना है सर, जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई होंगी वो सारी ऐड कर लो, आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो वो सारे ऐड कर दो, आप सर जो भी एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हो वो सारे ऐड कर दो, एग्जाम्प्ट सप्लाई, ठीक है। एंड साथ में आप एग्जाम्प्ट इंपोर्ट और आपका टैक्सेबल, ये सारे इसमें आप ऐड कर दो। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से देखो, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। इसमें खाली आपने RCM वाला नहीं लेना, ठीक है, इसको समझाऊंगा RCM को मैं अलग से भी, अभी आने वाले कुछ एक क्लास में RCM टॉपिक आएगा हमारा। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग, अपनी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर इसको एक्सक्लूड कर देना, RCM को क्या होता है पढ़ेंगे इसको। तो आपका क्या होगा सर, जब भी मैं किसी कंपनी का टर्नओवर चेक करने जाऊंगा, क्यों देखूंगा टर्नओवर में, टर्नओवर दोस्तों मुझे इसलिए देखना है क्योंकि मैं चेक कर सकूं कि वो स्कीम में भी रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी उसका जो टर्नओवर है कहीं वो 1.5 CR से ऊपर तो नहीं हो गया, स्कीम से बाहर निकलना पड़ेगा उसको। तो टैक्सेबल सप्लाई सारी जोड़ दूंगा उसकी मैं, एग्जाम्प्ट सप्लाई सारी ऐड कर दूंगा, उसने जो भी एक्सपोर्ट किया होगा गुड्स को वो हटा दूंगा उसको मैं, ठीक है। एंड जो भी उसका इंटर स्टेट सप्लाईज होगा, यानी किसी अदर स्टेट में से सप्लाई किया होगा, वो सारे हम क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, किसके बेस पे सर, सेम पैन नंबर पे, यानी एक पैन नंबर पे आपके जितने भी ब्रांच होंगे उन सभी का उन सभी का आप ऐड करके चेक करोगे कितना टर्नओवर हो गया, ठीक है। एंड साथ में जो भी टैक्सेस थे इसमें वो माइनस करना होता है। एक बार देखते हैं ध्यान से, फिर से एक बार आ जाओ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टर्नओवर की, क्या होगा सर, मुझे टर्नओवर चेक करना है 1.5 CR के लिए, इसमें लिमिट से ऊपर तो नहीं हो गया, तो क्या करेंगे हम सर, सारे टैक्सेबल सप्लाई ऐड कर देंगे, साथ में पूरा इंपोर्ट नहीं आता, एक्सपोर्ट होगा,
सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा इसके अंदर, सारे एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड साथ में जो भी हमने इंटर स्टेट काम किया होगा, अदर स्टेट में सेल किया होगा, वो सारा भी जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद कितनी आपने टैक्सेबल सप्लाई करी, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी, कितना आपने अदर स्टेट में सप्लाई किया, इन सभी को जोड़ के देखो कि आपका जो टर्नओवर है कहीं वो उसके अंदर आ रहा है या इसके बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाएगा तो स्कीम नहीं ले सकते, और अगर इसके अंदर आएगा तो स्कीम ले सकते हो। सर मान लो इस कंपनी के 3 ब्रांच है, तो क्या होगा, एक दिल्ली के अंदर, एक यूपी के अंदर, एक मुंबई के अंदर। तो क्या करेंगे सर हम, सर हम तीनों को जोड़ेंगे एक पैन नंबर पे, एक पैन नंबर पे जितनी भी ब्रांचेज होगी हम उन सभी का जो उनको ऐड करके दोस्तों एग्रीगेट करके चेक करेंगे कि टर्नओवर इससे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। तो मेक इट क्लियर कि हम एक पैन नंबर पे जितने भी आपकी ब्रांचेज होंगी अदर स्टेट्स में या सेम स्टेट्स में सबको ऐड करेंगे, एंड सबका टैक्सेबल एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट सप्लाई जोड़ेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि जो टर्नओवर है वो आपका 1.5 सीआर से ऊपर है कि नीचे है। अगर वो उसके बाद नीचे होता है तो ये स्कीम ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्लियर हो गया सबको मेरे ख्याल से। नाउ अब देखो, ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, तभी पॉइंट समझ लो एक बार कि सर ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम पहली बात तो आपकी ऑप्शनल है, आप लो या फिर मत लो। अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से नीचे भी है ना, तब भी आप जाके नॉर्मल टैक्स पे की तरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1.5 सीआर से ऊपर हो गया तो आपको स्कीम छोड़नी पड़ेगी और सारी फैसिलिटी बंद हो जाएगी आपकी इस स्कीम की, और आपको रेगुलर टैक्स पेयर में आना पड़ेगा, ठीक है। ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर शुड ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ये एक कैचिंग पॉइंट है। क्या है इसका मतलब सर, एक पैन नंबर पे आपके जितने भी ब्रांच होंगे, इफ यू वांट टू टेक द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, अगर आपको दोस्तों कंपोजिशन स्कीम लेनी भी है ना, तो क्या होता है सर, आपको ना एक पैन नंबर पे जितने भी ब्रांच होते हैं आपके, उन सभी का टर्नओवर आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये यही हमने अभी किया था कुछ देर पहले। और साथ में अगर आपको स्कीम अभी भी लेनी है और आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से नीचे है, तो आपको सारे ब्रांच को कंपोजिशन में आना पड़ेगा, सारे ब्रांच को। ऐसा नहीं है कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं खाली दिल्ली वाले को पकड़ लूँ कंपोजिशन स्कीम के अंदर, इन बाकी दोनों का रजिस्ट्रेशन करा दूं रेगुलर के अंदर। ऐसा नहीं होता ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। या तो आपके सारे ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में आएंगे, ठीक है, ऑप्ट इन करेंगे, या फिर सारे के सारे ऑप्ट आउट हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम से, ठीक है। तो जितने भी ब्रांच रहेंगे आपकी एक पैन नंबर पे, पैन नंबर इज द मेन पॉइंट ऑल ओवर इंडिया, तो आपको सभी को या तो कंपोजिशन स्कीम में लेके आना पड़ेगा या सभी को कंपोजिशन से बाहर निकालना पड़ेगा। एक कंपोजिशन में दो रेगुलर में, दो रेगुलर में एक कंपोजिशन में, ऐसा नहीं पॉसिबल होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्संस हैविंग सेम पैन नंबर शुड ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम्स, ठीक है। एक पैन पे जितने भी नंबर होंगे सभी को उसमें स्कीम में आना पड़ेगा। If taxable turnover has different business in different states, turnover of all such units in aggregate will be considered. ये तो हमने पहले चेक किया था। कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑल सच यूनिट का एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। क्या कौन से वाली सेल्स सर, चाहे वो सेल्स आपके टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो, एक्सपोर्ट हो, या फिर आपका इंटरस्टेट सप्लाई हो, कोई भी हो, ठीक है। तो सभी को हम ऐड करके चेक करेंगे और सारे ब्रांचेस का जितनी ब्रांच होंगी एक पैन नंबर पे, उन सभी को जोड़ के फिर चेक करेंगे कि वो 1.5 से नीचे है कि नहीं, और उसके बाद सारी ब्रांचेस को आना पड़ेगा स्कीम के अंदर या फिर सारी ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा। ये रूल्स है। होप ये पॉइंट अगेन क्लियर होगा आपको। अब एक पॉइंट समझो सर, अगर आप he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable of tax under this act, यानी जीएसटी के अंदर जो गुड्स आते ही नहीं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लीकर, ठीक है सर, ये क्या, ये हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर है। इनके ऊपर सर अभी भी वैट हमारा एक्साइज लगता है, वो अभी भी लगते हैं वैट एक्साइज, ठीक है, वो अभी भी चल रहा है हमारा। तो सर इसके ऊपर क्या होगा सर, जाहिर सी बात है सर, अगर ये इसके आप मैन्युफैक्चरर्स हो, इस पर डील करते हो, ट्रेडर्स हो इसके, तो ये स्कीम ले ही नहीं सकते। तो सर ये तो कॉमन सी बात है, अगर आप कंपोज अल्कोहल में डील करते हो तो अल्कोहल पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो जीएसटी में दी जाने वाले फायदे भी कहाँ से ले लोगे आप, राइट। तो ये आप तो वैसे भी ले नहीं सकते, बिकॉज इन प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एंड लीकर पे जीएसटी एप्लीकेबल फिलहाल अभी तक नहीं होता।
बहुत जल्दी गवर्नमेंट प्लान कर रही है इनको लेके आने का। अब एक और मेन बात समझना ध्यान से, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हो तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप हो छोटे व्यापारी, स्मॉल ट्रेडर्स, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई अगर तो स्मॉल ट्रेडर है ना तो स्मॉल ट्रेडर की तरह बिहेव कर। राइट, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। अच्छा, मतलब क्या, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। आउटवर्ड का मतलब सर सेल नहीं कर सकते। अच्छा सर, यहाँ पे सेल साफ साफ लिखा है, इट मीन्स क्या, परचेज तो कर सकता है। दस ही कैन मेक इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस बट नॉट इंटरस्टेट सेल। ठीक है, तो कॉमन सी लाइन है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो उसका यही है। अगर ये स्कीम कोई लेगा ना उसको क्लियर कर देना कि सर कंपोजिशन स्कीम में ले लो, बट सर आप फिर क्या कर सकते हो, अदर स्टेट में सेल नहीं कर सकते। क्या वहाँ से गुड्स मंगा सकता हूँ, हाँ परचेज तो कहीं से भी कर लो आप, परचेज का कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इंटर स्टेट अदर स्टेट्स में आउटवर्ड सप्लाई, इट मीन्स अदर स्टेट में सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा। तो सर ये स्कीम कोई लेता भी होगा फिर ऐसा, सर ऐसा कैसे होगा कि कोई ट्रेडर हो और वो अदर स्टेट में काम ना करे, अरे ऐसे होते हैं। जैसे मान लो आपके घर के आसपास परचून वाले बंदे हैं, ठीक है, जो होलसेल में काम करते हैं, उनका टर्नओवर तो सर हो जाता है, बट सर वो जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम में लेना चाहते हैं क्योंकि उनका टर्नओवर 1.5 CR से नीचे है और वो अदर स्टेट में काम भी नहीं करते। ठीक है, वो अपने आसपास के कुछ एक सिटी में काम करते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट होता है, रेस्टोरेंट वाले बंदों के लिए बेनिफिट होता है ये स्कीम। ठीक है, तो ले सकते हो आप। और अगर आपका नेचर ही ऐसा कि आपके क्लाइंट सारे बाहर के हैं तो ये स्कीम नहीं ले सकते आप, आपको फिर नॉर्मल टैक्स पेयर में आना पड़ेगा, चाहे आपका टर्नओवर 1.5 CR से नीचे क्यों ना हो। ठीक है जी, एक और चीज़ देखो, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स में डील करते हो, ठीक है, एनी सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, सर ये दोनों बात अलग अलग होती है क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना, हाँ जी अलग अलग होती है। एक होता है फ्लिपकार्ट स्नैपडील अमेजन वाले बंदे जिसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, और एक होते हैं सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनके थ्रू सामान बेचना। जैसे कि हम लोग, मान लो मुझे, मेरा काम है ग्लास बेचने का, तो मैंने अपना फ्लिपकार्ट पे ऐड लगा दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूँ, तो हम ये स्कीम नहीं ले सकते फिर कंपोजिशन स्कीम। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए तो बिल्कुल ही मना है, अगर आप ऑनलाइन डील करते हो तो आप बिल्कुल ये स्कीम नहीं ले सकते। क्यों सर, अरे इनका तो फिर ये होता है ना, एक ऑर्डर दिल्ली से आया, एक मुंबई से आया, एक पंजाब से आया, एक बिहार से आया, यूपी से आया, तो सर इसलिए ये स्कीम्स में इनको अलाउ नहीं करते। ये फिर आराम से इंटरस्टेट काम करते रहेंगे, और गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया इंटरस्टेट काम तो करना ही नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑप द स्कीम यू कांट डू अ इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, अच्छा जी, और क्या इसके अलावा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ये बातें मैंने पहले भी कर दी, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, तो ये स्कीम में नहीं रह सकते, ये क्लियर हमें। देन इफ यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इफ यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सुनना ध्यान से, मतलब क्या है इसका, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, सर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है दोस्तों, ऐसे भी बंदे होते हैं जिनका अपना ऑफिस नहीं होता, जो कि आपने सुना होगा बंजारे होते हैं, जगह जगह जा के काम करते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा के पैसे बटोरते हैं, आज 10 दिन यहाँ पे लगाया काम, फिर 10 दिन कहीं और चले गए। जैसे कि बंदे आए, प्रगति मैदान में गए, 15-20 दिन काम किया एंड वहाँ से कहीं और चले गए, किसी और मैदान में सूरजकुंड मेला में चले गए, फिर सूरजकुंड मेला में काम किया, फिर कहीं और पहुँच गए। तो इस तरीके से क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है, इनका नाम है सेक्शन 24 के अंदर, इफ़ यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कि कैजुअली काम करते हैं, ओकेजनली काम करते हैं, उनके लिए बोल रखा है कि तुम्हारे लिए तो जीएसटी में अप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, इनको जीएसटी में आना कंपलसरी है, तो ये बंदे अगर प्लान करें कि हमें जीएसटी में आना कंपलसरी है, तो हम ऐसे करते हैं, हम कंपोजिशन स्कीम पिक कर लेते हैं, वहाँ पर टैक्स भी कम रेट से देना पड़ेगा, कंप्लाइंस भी कम फॉलो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बोल दिया स्कीम ले ही नहीं सकते, पहले तुम्हारा नाम काट दिया यहाँ से। कंपोजिशन स्कीम में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि ओकेजनली काम करता है, एक इवेंट के लिए काम करता है, कोई ऑर्गेनाइज चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है, तो वो बंदे स्कीम में आ नहीं सकते। ठीक है, नाउ तो ये सारी कहानी हमने पढ़ ली इसके अंदर, आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप सर्विस वाले बंदे हो तो आपके लिए लिमिट क्या होगी, 50 लाख तक की होगी, इसके ऊपर जाओगे तो स्कीम में नहीं आ सकते।
फॉर द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैविंग टर्नओवर 50 लाख अप टू 50 लाख। इसके लिए भी सेम सारे रूल्स फॉलो होंगे जो कि बाकी रूल्स पहले थे हमारे। इंटरशिट काम नहीं कर सकता, ई कॉमर्स के थ्रू काम नहीं कर सकता, ठीक है, सब कुछ इसके लिए ही फॉलो होंगे सेम सारी बातें। आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, मैं स्लाइड्स को ओपन रखता हूँ तो सारी बातें क्लियर होंगी आपको। इसके रेट्स भी क्लियर हैं आपको, 3%, 3%। यानी इफ़ यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर तो आपको यहाँ पे 6% टैक्स देना पड़ता है अपने टर्नओवर का। ठीक है दोस्तों, एंड मैं आप इसकी एक नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ उसका, पार्ट 2, क्योंकि एक्चुअली वीडियो ऑलमोस्ट हमारी 1 आवर से ऊपर हो गई है, तो टॉपिक सभी रहता है हमारा, तो हम इसके साथ मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।